हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विलियम वर्ड्सवर्थ को और हम पूरे ऑथर को अच्छे से कवर करेंगे। ये हम पढ़ रहे हैं एस के अरोरा की बुक से और ये हमारे यूपी टीजीटी और पीजीटी दोनों के ही सिलेबस में लगा हुआ है। इसके अलावा अगर आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपके सिलेबस में विलियम वर्ड्सवर्थ है तब भी आप इस वीडियो को देखिए, क्योंकि आपको बहुत मजा आएगा। पूरा ऑथर आपका बहुत ही अच्छे से कवर होने वाला है। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, विलियम वर्ड्सवर्थ जो है इन्हीं के साथ इंग्लिश जो लिटरेचर है उसमें रोमांटिक एज की शुरुआत मानी जाती है। ओके, तो रोमांटिक एज बेसिकली शुरू हुई थी 1798 में। 1798 में इनका एक बहुत ही जॉइंट वेंचर था एक्चुअली विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलरिज का। तो वो जब पब्लिश हुआ था तो उसी के साथ रोमांटिक एज की शुरुआत मानी जाती है। उससे पहले 1660 से 1798 तक जो एज चल रही थी उसको हम नियो क्लासिकल एज भी बोलते हैं। अच्छा, इस एज में एक खास बात ये थी, मैं आपको बता दूं कि इन्होंने बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो थे वो फॉलो किए थे। बहुत ही सीमित सब्जेक्ट्स पे ही पोइट्री लिखी थी, जैसे सटायर, हीरोइक कपलेट्स का प्रयोग करना, हाई क्लास सोसाइटी पे पोइट्री लिखना, रीजन और रैशनैलिटी को वैल्यू देना, इमेजिनेशन को एकदम सिरे से नकार देना। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो न्यू क्लासिकल एज में थी। तो इस एज की पोइट्री या लिटरेचर जो थी वो बहुत मोनोटोनस हो चुकी थी। इसीलिए विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक एक्सपेरिमेंट किया 1798 में और इन्होंने एक अपना जो पब्लिकेशन है वो पब्लिश कराया था, लिरिकल बैलेट्स। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो शुरू करते हैं फटाफट। जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं ये इसको बड़ा कर लेते हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा सा टेक्स्ट जो है वो क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो इनके बर्थ की बात करते हैं। ही वॉज बॉर्न इन अप्रैल 7, 1770, कॉकर माउथ, कम्बरलैंड ये जगह है। एंड ही वॉज डाइड इन अप्रैल 23, 1850। और ये एपिलेप्सी एक डिजीज होती है, लंग डिजीज होती है एक्चुअली। इसके कारण इनकी जो डेथ हो गई थी एट द एज ऑफ 80 और इनको ग्रासमेयर चर्चयार्ड में जो है वो बरी किया गया था। आगे देखते हैं। इनके फादर जो थे वो अटॉर्नी, ये पीडीएफ थोड़ा सा फिर से देखते हैं। इनके फादर जो थे वो जॉन वर्ड्सवर्थ थे, अटॉर्नी एट लॉ थे, और इनकी मदर जो है वो एन कुकसन थी। ठीक है, ये तो हो गई इनके पेरेंट्स की बात। अब कुछ फैक्ट्स जो एग्जाम में पूछे जाते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो वर्ड्सवर्थ जो थे वो सेकंड ऑफ द 5 चिल्ड्रन थे, मतलब ये 5 भाई बहन होंगे, उसमें ये सेकंड नंबर पे थे। मूडी एंड वायलेंट टेम्पर थे और 1778 में व्हेन ही वॉज ओनली 8 इनकी माँ जो है वो गुजर गई। इसके बाद इनके रिलेटिव्स ने इनको हॉक्सीड स्कूल में भेजा और 1787 में इन्होंने सेंट जॉन कॉलेज अपनी बैचलर डिग्री लेने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में ज्वाइन किया। अच्छा, एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बता दूं, ये वाला, ये जो थे वर्ड्सवर्थ के जो टीचर थे विलियम टेलर, इन्होंने ही इनको इंस्पायर किया था पोयम कंपोज करने के लिए, और ये अपनी स्टडीज़ के बारे में कभी भी सीरियस नहीं थे। चलिए आगे बताते हैं। इनका जो लव अफेयर था मैरी एस्टवेट से वो बहुत ही शॉर्ट था, बहुत ही छोटा था, और इन्होंने 500 से भी ज़्यादा सोनेट्स लिखी हैं। इंपॉर्टेंट है ये। इन्होंने रिवोल्ट किया था जो सूडो आर्टिफिशियल डिक्शन था, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था अभी, जो नियो क्लासिकल पोइट्स का, उसके अगेंस्ट इन्होंने एक रिवोल्ट किया और अपना कुछ नया लिखना स्टार्ट किया। और ये बहुत सारी लैंग्वेजेस जानते थे, ग्रीक, लैटिन, इटालियन, फ्रेंच, स्पेनिश। अच्छा, उस टाइम पे जितनी ज़्यादा जो लैंग्वेज जानता था उसे उतना ही ज़्यादा बुद्धिमान समझा जाता था। हालांकि अब भी है, लेकिन अब ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपको लैंग्वेज से जज किया जाए। चलिए आगे देखते हैं। पॉलिटिक्स में इनके टीचर का नाम था माइकल ब्यूफाई। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया एग्जाम में। अच्छा, अब एक बहुत ही फेमस कोट है वर्ड्सवर्थ का, इसको आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने कहा था पोइट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स एंड इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशंस वी कलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। इन्होंने कहा था पोइट्री जो है वो ओवरफ्लो है पावरफुल फीलिंग्स का, जो न्यू क्लासिकल एज में नहीं माना जाता था कि आप जो फील कर रहे हो या कुछ भी इमेजिन कर रहे हो उस पर पोइट्री नहीं लिख सकते। तो इन्होंने कहा पोइट्री क्या है, स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो है पावरफुल फीलिंग्स का, और इसका ओरिजिन कहाँ पे है, उन इमोशंस में है जो जब आप ट्रैंक्विलिटी मतलब आप अपनी शांत पीसफुल उसमें होते हैं, अवस्था में होते हैं, तो जो इमोशंस जनरेट होते हैं वहाँ से पोइट्री ओरिजिनेट होती है। इनका एक और फेमस कोट है, ब्रेथ एंड फाइनर स्पिरिट ऑफ ऑल नॉलेज, इट इज इम्पैशंड एक्सप्रेशन विच इज इन काउंटेनेंस ऑफ ऑल साइंस। ये भी इन्होंने ही कहा था, ध्यान रखना एग्जाम में पूछे जाते हैं ये दोनों ही। ठीक है, आगे देखते हैं, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं इसको। वर्ड्सवर्थ प्लान टू मेक द प्रीलूड और एक्सकर्जन जो है इनके दो कंपोजिशन है, इसको इन्हें अपनी लॉन्ग पोएम रिक्लूज का हिस्सा बनाना था।
और वो रिक्लूज जो पोएम किसके बारे में होगी, डेट विल ट्रीट नेचर मैन एंड सोसाइटी। अच्छा, रिक्लूज की पहली पोएम ये पूछा गया एग्जाम में, द होम एट ग्रासमियर थी, ठीक है, वॉज टू बी पब्लिश्ड, was to be the first book of Recluse, but it was not published till 1888। मतलब he died in 1850 और ये लिखी गई थी अराउंड 1810, बट इट वाज पब्लिश्ड लेटर इन 1888। ये आपको ध्यान रखना है। और जो एक्सकर्जन थी डेट वाज, आगे देखते हैं हम, थोड़ा सा नीचे करते हैं, आई होप आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे जो ये एक्सकर्जन है, डेट वाज टू बी द सेकंड बुक ऑफ द रिक्लूज, और जो थर्ड थी डेट वाज नेवर कंप्लीटेड, वो थर्ड बुक इनकी कभी कंप्लीट ही नहीं हुई। इसके बाद देखते हैं एक्सकर्जन विच वर्ड्सवर्थ स्टार्टेड राइटिंग इन 1802 वॉज पब्लिश्ड इन 1815। इनके वर्क्स काफ़ी लेट पब्लिश हुए। एक्सकर्जन इन्होंने 1802 में लिखना स्टार्ट किया था, कब पब्लिश हुई, 1814 में, और इसकी 9 बुक्स थी। ध्यान रखना, एक्सकर्जन की कितनी थी, 9। रिक्लूज की 2 थी, तीसरी जो थी वो कभी कंप्लीट नहीं हो पाई। और ये भी ध्यान रखना, एक्सकर्जन जो थी वो किसका पार्ट होने वाली थी, रिक्लूज का। आगे देखते हैं 1843 में वर्ड्सवर्थ जो थे वो पोएट लॉरेट बन गए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पोएट लॉरेट बन गए किसकी डेथ के बाद, साउदी जो थे वो 1813 में पोएट लॉरेट बने थे। हालांकि इनकी कोई इच्छा नहीं थी पोएट लॉरेट बनने की। और 1850 में इन्हें किसने सक्सीड किया, जब ये मर गए तब एल टेनिसन, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने इन्हें सक्सीड किया एज अ पोएट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड। 1802 में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैरी हचिनसन से इन्होंने शादी कर ली। ही मैरीड मैरी हचिनसन। प्रीलूड जो है डेट वॉज पब्लिश्ड आफ्टर हिज डेथ। प्रीलूड भी इनका जो पब्लिश हुआ था, इनकी वाइफ ने एक्चुअली पब्लिश कराया था, मैरी हचिनसन ने, और इसको टाइटल भी इन्होंने ही दिया था, द प्रीलूड। जो वर्ड्सवर्थ ने टाइटल दिया था वो पोएम टू कॉलवेज को डेडिकेट किया था। इनके फ्रेंड थे और अच्छे ऑथर भी थे रोमांटिक एज के। तो मैरी हचिनसन ने इनकी डेथ के बाद इस टाइटल से इसको पब्लिश कराया था। अच्छा, ये इन्होंने लिखना कब शुरू किया था, 1798 से 99। देखो कितना लेट पब्लिश हुआ है, 1805 में ख़त्म भी कर लिया था लेकिन कभी पब्लिश नहीं हुआ। इट प्रेजेंट्स द इम्प्रेशन ऑन वर्ड्सवर्थ्स माइंड फ्रॉम हिज अर्लीस्ट रिकलेक्शन टिल हिज मैच्योर मैनहुड। तो ये एक तरह से इनकी स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी है, तो इसको आप ध्यान में रखना। थोड़ा सा बायोग्राफिकल वर्क है, इसमें बहुत सारे बायोग्राफिकल एलिमेंट जो हैं वो ऐड किए गए। वर्ड्सवर्थ जो है, ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फ्रांस गए थे, 2 बार फ्रांस गए थे, 1790 और 1791 में। एक ये फ्रांस इनकी ट्रिप, और एक जो ये टिंटरनेवे गए थे, वहाँ भी इन्होंने एक उस टॉपिक पे पोएम जो थी वो कंपोज की थी। ही ऑल्सो ज्वाइन द ग्राइंड डिस्ट विच वर द मॉडरेट वी पब्लिकन्स। और अच्छा हुआ क्या था, 1789 में जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था तो लुइस 16 जो थे उन्हें एग्जीक्यूट कर दिया गया था, और नेपोलियन जो थे वो पावर में आए थे, उनका जो राइज हुआ था, और इससे इनके जो रिवॉल्यूशनरी आइडियाज़ थे उनको क्या मिला, बल मिला। ठीक है, तो थोड़ा सा ये इंस्पायर थे किससे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन थे। हालांकि बाद में हुआ क्या था, इनका मन उससे हट गया था, क्योंकि जो हॉरर इन्होंने फेस किया था उसके बाद, तो वो मतलब जो वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि रिवॉल्यूशन का नतीजा जो नहीं निकलना चाहिए वही हुआ, और इसके बाद से ये उससे साइड लाइन हो गए, और इन्हें दुख भी बहुत हुआ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रभावित थे उससे। ठीक है, ही बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ टोरी। इंग्लैंड में जनरली 2 पार्टी हैं, बिग पॉलिटिकल पार्टी, बिग एंड टोरी, तो ये टोरी ग्रुप से बिलोंग करते थे। ओके, आगे देखते हैं ऑर्लियन में क्या हुआ, ही फेल इन लव विद मैरी एन बलून, इनको एनेट बलून भी बोलते हैं। इनसे इनकी एक डॉटर भी थी, एन कैरोलिन। ओके, तो आगे देखते हैं ड्यूरिंग हिज स्टे इन फ्रांस इन्होंने अपनी जो पहली पोइटिक कलेक्शन था वो कंपोज किया था, जिसका नाम था डेस्क्रिप्टिव स्केचेज, 1793 में। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद देखते हैं ही वॉज मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द पॉलिटिकल जस्टिस ऑफ गॉडविन। गॉडविन की पॉलिटिकल जस्टिस से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे ये, और पीबी शैली भी बहुत इन्फ्लुएंस थे, यहाँ तक कि उनकी बेटी के साथ शादी भी कर ली थी पीबी शैली ने। आगे देखते हैं, मैरी शैली नाम था। द कलेक्शन जो जिसकी मैं बात कर रहा था स्टार्टिंग में, लिरिकल बैलेट्स, ये पब्लिश हुआ था 1798 में। इसमें 23 पोएम्स थी। पूछा जाता है 19 वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी और 4 किसने लिखी थी, कोलवेज ने लिखी थी। इसके सेकंड एडिशन 1800 में, ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसे इग्नोर मत मानना इसे, इसमें क्या ऐड किया गया था, प्रीफेस ऐड किया गया था। और थर्ड एडिशन 1802 में आया था, उसमें एन अपेंडिक्स ऑन पोइटिक डिक्शन, इनकी एक थ्योरी है पोइटिक डिक्शन पे, वो ऐड की गई थी। और फोर्थ एडिशन, कुल 4 एडिशन आए थे, 1798, 1800, 1802
और जो अगला एडिशन आया था 1805 में आया था। ओके, आगे देखते हैं। द ईयर 1798 इज द पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेड्स। द ईयर मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द रोमांटिक मूवमेंट एंड द डेथ ऑफ क्लासिकल वन। मैंने आपको बताया था ना अभी, तो ठीक है, अब ये इनकी हमने बायोग्राफी पढ़ी है, अब हम इनके वर्क डिस्कस करते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं, हमारा एक बैच चल रहा है टीजीटी प्लस पीजीटी। अगर आप कॉम्बो लेना चाहते हैं तो कॉम्बो भी ले सकते हो, केवल टीजीटी लेना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा। तो इस पेड बैच में हम सिर्फ एसके अरोरा नहीं पढ़ा रहे हैं, क्योंकि एसके अरोरा तो मैं अपने यूट्यूब पे पढ़ा ही रहा हूँ। इसके अलावा भी जो और जगह से भी जितना एक ऑथर के बारे में हम कवर कर सकते हैं, तो पूरा एक कंपाइलेशन रहता है उस पर एक वीडियो लेसन में, और उसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दी जाती है, जिससे आपको नोट्स ना बनाना पड़े। और हमारा टारगेट ये है कि 3 महीने में हम टीजीटी का जो पूरा सिलेबस है वो ख़त्म करा दें, जिसमें लिटरेचर और ग्रामर पार्ट दोनों ही कवर होगा। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एग्जाम की बहुत अनसर्टेनिटी है, कभी भी हो सकता है। तो मेरी कोशिश यही है कि टीजीटी और पीजीटी दोनों का ही सिलेबस जल्द से जल्द हम ख़त्म कराएं, ताकि कभी भी एग्जाम हो आप प्रिपेयर रहें। तो अगर आपको ये बैच लेना है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। नंबर जो कमेंट बॉक्स है उसमें पड़ा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पड़ा है, यहाँ भी आप नोट कर सकते हैं 7060655629। ओके, इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और कोई डिटेल जाननी है तब भी जान सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं द रिक्लूज को, जिसकी मैं बात कर रहा था, ये कभी कंप्लीट नहीं हो पाया। तो एक फिलोसॉफिकल पोएम थी जो लिखने की इच्छा की थी इन्होंने, बट इट रिमेन्स अनफिनिश्ड, ये कभी पूरी नहीं हो पाई। द प्रीलूड एंड द एक्सकर्जन आर टू बी द पार्ट्स ऑफ द रिक्लूज विच विल, आगे देखते हैं, विच विल ट्वीट ऑफ नेचर, मैन एंड सोसाइटी। ये मैंने बताया था किस पे होने वाली थी, नेचर, मैन एंड सोसाइटी पे। द होम एट ग्लासमियर इज द फर्स्ट बुक ऑफ द रिक्लूज पब्लिश्ड इन 1888 आफ्टर द डेथ ऑफ द पोएट। ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अब प्रीलूड के बारे में बात करते हैं। द प्रीलूड इज अ पोएम बाई वर्ड्सवर्थ, ठीक है, ये इन्होंने लिखी थी। इट इज हिज स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी, आपको बताया मैंने। वर्ड्सवर्थ स्टार्ट्स राइटिंग इट इन 1798 to 99 एंड फिनिशेस इट इन 1805। फिनिश करते हैं 1805 में, लिखना स्टार्ट करते हैं 1798 से 99 में। ये पब्लिकेशन है, पब्लिश्ड है कब, 1850 में कब पब्लिश हुई थी, और 14 बुक्स में है, ठीक है, प्रीलूड, ये आप ध्यान रखना। फिर से मैं आपको बताता हूँ, रिक्लूज जो है फर्स्ट सेकेंड बुक, थर्ड वॉज इनकम्प्लीट, इसके बाद जो एक्सकर्जन है डेट इज इन 9 बुक्स, और जो प्रीलूड है डेट इज इन 14 बुक्स, ठीक है। कब पब्लिश हुई थी, 1850 में। आफ्टर हिज डेथ अंडर द एडिटरशिप ऑफ मिस्टर कार्टर, जो कि पोएट के सेक्रेटरी भी थे, इनकी एडिटरशिप में पब्लिश हुई थी। इट प्रेजेंट्स द इम्प्रेशन ऑन वर्ड्सवर्थ माइंड फ्रॉम हिज अर्लीस्ट रिकलेक्शन टिल हिज मैच्योर मैनहुड। ये मैंने आपको बताया कि इनके जो मतलब जो अर्ली चाइल्डहुड था उससे मैच्योर मैनहुड तक के रिकलेक्शन जो हैं इसमें हैं। आगे देखते हैं। वर्ड्सवर्थ जो है उनका प्लान था इज टू मेक द प्रीलूड अ पार्ट ऑफ हिज लॉन्ग पोएम द रिक्लूज। बता चुके हैं कि प्रीलूड को भी इन्हें हिस्सा बनाना था अपनी लंबी सी पोएम द रिक्लूज का। अब बात करते हैं इनकी अगली पोएम, टिंटन एबे की, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोएम है, और ये जो थी वो पब्लिश हुई थी लिरिकल बैलेड्स, जो कि 1798 में एक पोइटिक वॉल्यूम आया था। मैं आपको बता दूं, कोई भी पोएम जो है वो कभी भी सिंगल जो है अकेले पब्लिश नहीं होती है, उसको एक वॉल्यूम में ही पब्लिश किया जाता है। तो आप वॉल्यूम का नाम भी अगर ध्यान रखें, किस वॉल्यूम में कौन सी पोएम पब्लिश हुई थी, तो वो आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। अच्छा, इसका कंप्लीट टाइटल जो था, लाइन्स कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे ऑन वी विजिटिंग द बैंक्स ऑफ द वाई ड्यूरिंग अ टूर जुलाई 13, 1798। बहुत लंबा टाइटल है, पूछा जाता है एग्जाम में, तो ध्यान आपको रखना पड़ेगा। वर्ड्सवर्थ ने जो ये प्लेस है, ही विजिटेड द प्लेस इन 1793, वी विजिट्स इन 1798 आफ्टर अ गैप ऑफ 5 ईयर, ठीक है, 3 बार गए थे, 1793, 1798, और जो तीसरा है मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे मेंशन नहीं है, 1841, ठीक है, 3 बार गए थे, तीनों डेट आपको ध्यान रखनी है। आगे देखते हैं। It is concerned with the description of scene, the poet's view of nature and adverse to डोरोथी। डोरोथी इनकी बहन थी, उनको एडवाइस किया गया था, और इस पोएम में क्या है, जो नेचर के व्यू हैं उसको डिस्क्राइब किया गया है। इट कंटेन्स वर्ड्सवर्थ कंप्लीट फिलोसफी ऑन हिज व्यूज ऑन नेचर
When the poet is in moments of trouble and distress, the memory of the beautiful scenes of nature found in Ternary gives him relief. इसमें पोएट कहते हैं जब भी वो डिस्ट्रेस में होते हैं या फिर ट्रबल परेशानी या व्यथा में होते हैं तब वो उन सीन्स को याद करते हैं और उन्हें बहुत आराम मिलता है। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट था, पहली बार इस तरह की पोइट्री लिखी जा रही थी उस दौर में और काफ़ी पॉपुलर हुई थी। नेचर के बारे में लिखा इन्होंने। नेचर लाइटेंस द वेट ऑफ मिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स। इन हिज यूथ हिज लव फॉर नेचर इज थॉटलेस, पैशनेट एंड सेंसुअस, बट नाउ इट हैज़ बिकम स्पिरिचुअल। वो कहते हैं उनका जो लव था, जो कि बचपन में कैसा था, यूथ में जब वो अपनी यंग एज में थे तब कैसा था, थॉटलेस था, पैशनेट था और सेंसुअस था, लेकिन अब ये कैसा बन गया है, स्पिरिचुअल बन गया है। ही सीज द सफरिंग्स ऑफ मैनकाइंड, ही सीज अ डिवाइन स्पिरिट इन ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर। नेचर ये इंपॉर्टेंट है, नेचर को वो बोलते हैं मदर, गार्डियन एंड नर्स and the moral teacher for him. He advises his sister and advises her to be in touch with nature. वो अपनी सिस्टर को भी एडवाइस करते हैं कि वो किसके टच में रहे, नेचर के। और ब्लैंक वर्स जो है वो ये ब्लैंक वर्स में लिखी गई है और जो ड्रामेटिक लिरिक है वो मैजेस्टिक है। जो लिरिक क्या होती है मैं आपको बता दूं, लिरिक वो होती है जिसमें एक पोएट जो है वो अपने डीप इमोशन जो है वो एक्सप्रेस करता है एक पोइट्री में, उसको हम लिरिक बोलते हैं। आगे कुछ और चीज़ आएगी तो मैं उसको भी आपको समझाऊंगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ओल्ड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी, इसका भी टाइटल बहुत लंबा चौड़ा है। तो ये क्या है, ये वर्ड्सवर्थ की पोएम है, पब्लिश हुई थी 1807 में और ये लिखी गई थी पार्टली, मतलब कभी 1803 में थोड़ी सी लिखी गई थी, उसके बाद 1806 में लिखी गई थी। इसका जो टाइटल है वो है ओड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। और ये कैसा ओड है, इरेगुलर ओड है इन द फॉर्म ऑफ एन एडवर्स। इस मतलब किसकी फॉर्म में, एडवर्स की फॉर्म में, मतलब किसी को एडवर्स किया जा रहा है। डिग्निफाइड इन स्टाइल, फीलिंग एंड टोन। अब देखते हैं जो ओड है, ओड भी एक तरह की लिरिक की होती है। ठीक है, ये इसमें किसी की प्रेज की जाती है, प्रशंसा की जाती है। तो इस ओड में चाइल्ड है उसको प्रेज किया गया है। द ओड इन 1807 एडिशन ऑफ पोएम, ये देखो ये किसमें पब्लिश हुआ था, पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स, इसमें ये ओड आया था। अच्छा आगे देखते हैं, इसका मतलब इसमें एक लाइन है, लेट अस सिंग ऑफ थिंग्स अ लिटिल मोर एलिवेटेड और लेट अस सिंग अ somewhat loftier nobler song। ये ध्यान रखना, ये लाइन पूछी गई एग्जाम में। ठीक है, इन 1815 ही रिवाइजेज द पोएम एंड प्रीफिक्सेस टू इट द लाइन्स ऑफ द रेनबो। अच्छा 18 ये जब रिवाइज करते हैं 1815 में तो इसमें कुछ लाइन ये प्रीफिक्स करते हैं, ऐड करते हैं। कौन सी, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। ये एक्चुअली वहाँ से ली गई है, हेनरी वॉन की द रिट्रीट है उससे ये लाइन ली गई है, तो ये उसको अपनी पोएम में ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये लाइन आप पढ़ना, किसके सजेशन पे, हेनरी क्रैब। अच्छा ये ऐसा क्यों कहते हैं, आगे की जब हम इसमें डिटेल पढ़ेंगे तब आपको ज़्यादा समझ आएगा। इसको आगे देखते हैं। इसमें वो इसलिए ऐसे करते हैं क्योंकि जो इसका लॉन्ग टाइटल है वो सजेस्ट करता है कि द नॉलेज ऑफ द सोल्स इमॉर्टैलिटी इज बेस्ड ऑन द मेमोरीज ऑफ द चाइल्डहुड। चाइल्डहुड में क्या होता है, बच्चे को जो अपनी प्रीवियस लाइफ की, कई बार ऐसा मानते हैं, किसी के पास इसका प्रूफ नहीं है इस थ्योरी का, ऐसा मानते हैं कि बच्चे की जो लाइफ रही थी हेवन में या फिर जो भी प्रीवियस लाइफ रही थी उसके रिकलेक्शंस जो हैं, उसके सपने वगैरह उसको बचपन में आते रहते हैं, तभी बच्चा हंसता है, रोता है, ये सारी चीज़ें करता है। तो वर्ड्सवर्थ की जो पूरी की पूरी पोएम है वो इसी पे तो मतलब बहुत सारी चीज़ें इस पे बेस्ड है। तो इसको देखते हैं। बट दिस मेमोरी फेड्स, लेकिन ये मेमोरी चली जाती है। आपको बचपन की जो भी यादें आपकी थी वो क्या आपको अपने यूथ में ध्यान रहती नहीं रहती हैं। फ्रॉम वंस माइंड विद ग्रोइंग ईयर्स। ठीक है, द चाइल्ड्स नॉलेज ऑफ इमॉर्टैलिटी इज बेस्ड ऑन द मेमोरीज ऑफ हिज लाइफ इन हेवन बिफोर हिज बर्थ। मतलब उसकी जो मेमोरी है वो उसकी जो लाइफ हेवन में रही होगी। ठीक है, hence the focal point is the doctrine of the reminiscence. This doctrine cannot be verified from experiences, so it lacks the universal appeal. The poet idealizes his child. He calls him ये important है, he calls him a mighty prophet, seer, best philosopher. He is thankful to the memories of childhood, not so much for the innocence, delights and freedom, but for the doubts concerning the reality of the external world. He thinks of compensation. No doubt he has lost the vision of childhood, but he has become more human and maturer than before. ये भी कहते हैं कि हो सकता है कि वो अपने जो चाइल्डहुड के विजन है वो खो गए हैं या अब उन्हें याद नहीं है, लेकिन वो फिर भी थैंकफुल हैं क्योंकि अब वो हैं वो ज़्यादा मैच्योर हो गए हैं। ठीक है, he has developed sympathy for his fellow beings. He is sure that there is a life beyond this life. वो आफ्टर लाइफ में भी बिलीव करते हैं। विद द पासेज ऑफ टाइम हिज विजन ऑफ नेचर हैज़ बिकम सोबर। उनके जो नेचर के विजन है वो कैसे हो गए, सोबर मतलब गंभीर हो गए हैं। अब ही कैन सी समथिंग नोबलर एंड वाइजर इन द
humble objects of nature. It seems that Wordsworth might have borrowed the idea from the Henry Vaughan's The Wheat. हेनरी वॉन की एक पोयम थी द विटवीट, ऐसा कहते हैं ये इससे इंस्पायर्ड थे जब इन्होंने ये जो पोयम है वो कंपोज की थी। आगे देखते हैं हम, अगला देखते हैं ओड टू ड्यूटी। ओड टू ड्यूटी भी एक ओड है जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है ड्यूटी के ऊपर। ये वर्ड्सवर्थ की डिडक्टिक एंड एथिकल पोयम है, कंपोज की गई थी 1805 में और पब्लिश हुई थी 1807 में। इनके ज़्यादातर वर्क इसी में है, ठीक है। तो वर्ड्सवर्थ जो है इन्होंने प्रिफिक्स किया है एक लैटिन मोटो इसमें, द ट्रांसलेशन ऑफ दिस मोटो इज नो लॉन्गर गुड बाई रिजॉल्व बट सो एजुकेटेड बाई हैबिट एंड नॉट ओनली कैन आई डू राइट बट आई कैन नॉट डू अदरवाइज देन राइट। ये लाइन पूछी गई है, याद रखना। आगे देखते हैं, द पोएट ऑफर्स द नेचर एंड फंक्शन ऑफ ड्यूटी, ठीक है। ड्यूटी का नेचर एंड फंक्शन बताता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो ड्यूटी को क्या बोलता है, स्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड। ड्यूटी बिकम्स अ करेक्टिंग रॉड टू चेस्टाइज दोज पीपल हु हैव गॉन एस्ट्रे। ड्यूटी जो है वो करेक्टिंग रॉड बन जाती है उन पीपल को चेस्टाइज करने के लिए जो लोग भटक गए हैं। The poet, though he has not followed the dictates of the duty in past, makes up his mind to follow the commands of duty. वो कहता है उसने पास्ट में तो जो ड्यूटी के डिक्टेट्स थे उनको फॉलो नहीं किया था, लेकिन अब उसने अपना माइंड जो है वो बना लिया है कि अब वो ड्यूटी की कमांड्स फॉलो करेगा। नाउ ही फील्स दैट ड्यूटी दो सैवर, ड्यूटी सैवर हो सकती है लेकिन वो काइंड ऑफ ग्रेसियस भी है। ही लाइक्स टू बी हर इनलाइटेंड बॉन्ड मैन एंड इन द लाइट ऑफ ट्रूथ दाई बॉन्ड मैन लेट मी लिव। ये क्या है, ये लाइन है उस पोयम की, ठीक है। तो अगला हम देखते हैं, नेक्स्ट है द सोलिटरी रीपर। ये एक लिरिक है, वर्ड्सवर्थ की लिरिक है। लिरिक मैंने आपको बता दिया क्या है, ठीक है। कुछ क्रिटिक जो है वो इसको बैलेड भी कंसिडर करते हैं। ये भी 1807 में ही पब्लिश हुई थी और जो पोयम है सीम्स टू बी मोर अ विजन देन अ पीस ऑफ इमेजिनेशन। ये एक विजन की तरह भी है, वैसे तो ये पोयम जो है वो प्योर इमेजिनेशन है। वर्ड्सवर्थ जो है वो इसका आइडिया इन्हें मिलता है, गेट्स द आइडिया ऑफ कंपोजिंग दिस पोयम व्हेन ही पासेस थ्रू अ फील्ड वेयर ही सीज अ हाईलैंड हिल गर्ल। वो एक फील्ड से गुजर रहे होते हैं, खेत से गुजर रहे होते हैं, जब वो एक हाईलैंड हिल गर्ल को देखते हैं और गर्ल जो है सिंगिंग अ सॉन्ग वाइल वीपिंग। वो मतलब क्या कर रही है, एक सॉन्ग जो है वो गा रही है। सी सीम्स टू बी सिंगिंग इन गैलिक, और वो किस में गा रही है, गैलिक। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है किस में गा रही है, ठीक है। पोएम में 32 लाइन्स हैं, 4 स्टैंजाज हैं कंसिस्टिंग 8 लाइन्स ईच। द पोएट इज अ डेमोक्रेट। पोएट जो है वो डेमोक्रेट है, डेमोक्रेसी में बिलीव करता है, इक्वलिटी ऑफ जेंडर में बिलीव करता है। ही मेक्स अ सिंपल स्कॉटिश मेडन द हीरोइन ऑफ दिस पोएम। वो एक सिंपल स्कॉटिश मेडन को क्या बना देता है, पोएम की हीरोइन बना देता है। सॉन्ग ऑफ दिस गर्ल इज मोर थ्रिलिंग देन दैट ऑफ अ नाइटिंगेल और द कुको। द म्यूजिक इन दिस पोएम, आगे देखते हैं, द म्यूजिक इन दिस पोएम हैज़ हॉन्टिंग क्वालिटीज, मैजिकल हॉन्टिंग क्वालिटीज, ठीक है। इट सीम्स डेट सी इज सिंगिंग द सैड सॉन्ग ऑफ नेचुरल सॉरो। पूछा जाता है किस तरह का सॉन्ग गा रही है, ठीक है। तो ये नेचुरल सॉरो, डेथ, लॉस और पेन, इस तरह का सॉन्ग है। ही इज़ नॉट श्योर ऑफ द थीम, उसे थीम का मतलब सर्टेनिटी नहीं है। सी कंटिन्यूज हर सिंगिंग वाइल वर्किंग, वो अपना काम करते करते अपना गाना गाती रहती है। द पोएट लिसन्स टू हर सॉन्ग वाइल माउंटिंग अप द हिल। पोएट जो है वो हिल पे ऊपर चढ़ रहा है, जा रहा है और वो उसके सॉन्ग को सुनता रहता है। कुछ लाइन्स हैं, द म्यूजिक इन माई हार्ट आई वोर लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर। तो बहुत ही अच्छी लिरिक है। इसके बाद आगे जो अगली पोएम है माइकल, नरेटिव पोएम है, ये भी आपको ध्यान रखनी है। नरेटिव पोएम जो है इसमें जब हम नरेट करते हैं कोई स्टोरी वगैरह पोएम में, इसी से बैलेड भी है, वो भी इसी तरह का ही होता है, वो भी नरेटिव ही होता है, ठीक है। तो नरेटिव पोएम जनरली जब हम कोई स्टोरी वगैरह नरेट करते हैं किसी पोएम में तो उसको नरेटिव बोलते हैं। तो ये लिखी गई है ऑटम में अर्ली विंटर ऑफ 1800 एट डॉग कॉटेज टाउन एंड ग्लासमेयर। पोएट जो है राइट्स अबाउट अ मैन, हार्ट ऑफ मैन, ह्यूमन लाइफ एंड रिलेशनशिप ऑफ मैन एंड नेचर। पोएट इन सारी चीज़ों के बारे में लिखता है। इसमें जिसकी बात की गई है वो देख लो आप, माइकल जो है, माइकल क्या है, शेपर्ड है, ग्रासमियर जो वेल है उसमें रहता है, 80 ईयर ओल्ड है, ठीक है। ही लव्स द रॉक एंड फील्ड्स, और इजाबेल कौन है, उसकी वाइफ है, वो उससे 20 साल छोटी है। लियोक उनका कौन है, बेटा है। अब इजाबेल जो है ये ध्यान रखना स्पिनिंग व्हील पे काम करती है और उनके कॉटेज का क्या नाम है, इवनिंग स्टार। ये सारे पॉइंट पूछे जाते हैं, ठीक है, मैं जो भी मार्क कर रहा हूँ। उसका जो सन है ल्यूक अटेन्स द एज ऑफ 18। उसके बाद क्या होता है, मिस फॉर्च्यून कम्स टू द फैमिली, ल्यूक लीव्स
फॉर लंडन। अब ल्यूक कहाँ चला जाता है, 18 साल का होता है, वो लंदन चला जाता है। वेयर ही टेक्स टू इवल कोर्सेस, वो बुरी आदतों में पड़ जाता है। माइकल और इजाबेला मर जाते हैं। तो ये पोयम थी, उनका कॉटेज भी गिरा दिया जाता है, केवल रिमेन्स बचते हैं। क्या बचता है, ओक ट्री, और एक जो भी बचे कुचे रिमेन्स है वो वहाँ पे बचते हैं। पोयम इज फुल ऑफ पैथोस, भरी पड़ी है दुख से। इट इज माइकल्स Michael's morality, which helps in feeling the depth of the passion, ambition and pathos. Michael lives to love his son, वो अपने बेटे को प्यार करने के लिए जिंदा रहता है, लेकिन उसके जो सन का मोरल फेलियर है, डेट ब्रेक्स हिज हार्ट। ल्यूक जो है इज गुड व्हेन ही इज, देखो इसमें वर्ड्सवर्थ क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, जब तक उसका बेटा नेचर के कॉन्टेक्ट में था तब तक वो अच्छा था, लेकिन जैसे ही वो लंदन जाता है ही बिकम्स अ प्रे टू इविल हैबिट्स। Hence, this poem narrates the tragedy of Michael's shattered hopes in unadorned blank verse. ये ब्लैंक वर्स में ये लिखी गई है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं विजुअलाइजेशन एंड इंडिपेंडेंस। ये क्या है, इसका सबटाइटल है द लीच गैदरर। ठीक है, ये भी एक नैरेटिव पोयम है जो कि कंपोज की गई थी 1802 में, पब्लिश हुई थी 1807 में। पोयम जो शुरू होती है किसके साथ शुरू होती है, विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ ब्यूटीफुल मॉर्निंग। पोएट जो है वो वॉक पे जाता है, डिलाइटफुल मूड में है, लेकिन सडनली अचानक से सैड हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, उसे याद आ जाती है चैटरटन एंड बर्न्स की। ये दो पोएट थे बहुत ही निराशाजनक स्थिति में और यंग एज में। जो चैटरटन थे वो शायद यंग एज में मर गए थे, वो दोनों ही बहुत ही निराशाजनक स्थिति में मरे थे। तो जब उनकी याद आती है वो बहुत ही बेचारा सैड हो जाता है पोएट। ही सीज अ वेरी ओल्ड मैन, लेकिन तभी उसको एक ओल्ड मैन दिखता है जिसके स्नो वाइट हेयर होते हैं। इस ओल्ड एज में वो कुछ कर रहा है, काम कर रहा है अपनी जिंदगी जीने के लिए। ओल्ड मैन क्या कर रहा है, वो लीचेज कलेक्ट कर रहा है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वाटर अपनी स्टिक से। तो ये अभी बताया नहीं है, मैंने आपको रिवील कर दिया। तो क्वेश्चन पूछता है पोएट, द ओल्ड मैन रिप्लाइज, द पोएट फील्स दैट द ओल्ड लीच गैदरर इज सम अननोन मैसेंजर ऑफ गॉड। देखो ये ध्यान रखना, वो उस ओल्ड मैन को क्या बताता है, सम अननोन मैसेंजर ऑफ गॉड। और वो क्या मैसेज दे रहा है, वो द ओल्ड मैन सीम्स टू बी गिविंग द मैसेज ऑफ विजुअलाइजेशन एंड इंडिपेंडेंस। विजुअलाइजेशन क्या होता है, दृढ़ता, इंडिपेंडेंस मतलब अपनी आज़ादी। इसका मैसेज दे रहा है कि मतलब वो किसी पे डिपेंड नहीं है, अभी भी वो काम करने के लिए क्या है, दृढ़ है। ठीक है, इवन इन हिज ओल्ड एज ही गैदर्स लीचेज इन ऑर्डर टू सपोर्ट हिमसेल्फ। द पोएट फील्स encouraged whenever he feels sad. He recalls the leech gatherer. He has learned the spirit of resolution and independence in the midst of poverty, old age, suffering. The style of this poem is simple and effective. वो कहता है कि जब भी वो मतलब निराश होता है तो वो उस लीच जो लीच गैदरर है उसको याद करता है। रिकॉल माने होता है याद करना। ठीक है, ही हैज लर्न द, तो उसने क्या किया, जो स्पिरिट है विजुअलाइजेशन एंड इंडिपेंडेंस की, पॉवर्टी, ओल्ड एज, जो सफरिंग्स के बीच में, ये स्पिरिट जो है वो उसने सीख ली है। ठीक है, वो बहुत इंस्पायर हुआ उससे। अब आगे देखते हैं पील कैसल। इसका पहले तो पूरा टाइटल देखते हैं, एल्जिया के स्टैंजास सजेस्टेड बाय अ पिक्चर ऑफ पील कैसल। नेक्स्ट है इन अ स्टॉर्म पेंटेड बाई सर जॉर्ज ब्यूमोंट। तो ये पील कैसल की पिक्चर किसके द्वारा पेंट की गई थी, जॉर्ज ब्यूमोंट के द्वारा। तो ये पोयम है वर्ड्सवर्थ की, तो उसको अब इस कैसल से इंस्पिरेशन मिलती है। देखो यही तो रोमांटिक एज है, किसी भी चीज़ से इंस्पायर होकर पोइट्री लिख देना, किसी भी चीज़ पे पोइट्री लिख देना, इसको क्या बोलते हैं, अपनी इमेजिनेशन को एक्सप्लोर करना, जो कि न्यू क्लासिकल पोएट नहीं करते थे। तो यही तो रोमांटिक एज है। तो जो वर्ड्सवर्थ थे तो वो सब जॉर्ज ब्यूमोंट की पिक्चर जो थी पील कैसल की, इन स्टॉर्म मतलब जो समुद्र के किनारे एक कैसल है और तूफान आया हुआ है, और उसमें उन्होंने वो पिक्चर पेंट किया, बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। वर्ड्सवर्थ जो है वो इस पोएम को लिखते हैं इन द समर ऑफ 1805। और पोएट का जो ब्रदर है जॉन, वो डूब गए थे सी में, उनको याद करते हैं इस पोयम में। दिस पोयम इज एन एलिजी विटिन फॉर हिज ब्रदर। एलिजी क्या होती है, जब आप किसी की डेथ पे मोन करने के लिए कोई पोयम लिखते हैं। हिज ब्रदर मेक्स द पोएट विल रियलाइज दैट द सीज कामनेस इज डिसेप्टिव। कभी कभी आप समुद्र के किनारे खड़े होते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, सुंदर शांत, लेकिन ये जो कामनेस है सी की, ये कैसी है, डिसेप्टिव है, धोखेबाज है। कभी भी जो समुद्र है वो उग्र हो सकता है। ग्रेट वॉयलेंस, जो ग्रेट वॉयलेंस है, इज हिडन अंडर हिज काम, इसकी काम में, इसकी शांति में छुपी हुई है। नाउ ही कैन नॉट पेंट अ पिक्चर ऑफ पीसफुल जॉय। वो कहता है वो ऐसी पिक्चर तो पेंट ही नहीं कर सकता, उसका भाई डूब गया था। ठीक है, तो इसमें वो उस कैसल को प्रेज करता है कि इतने तूफान में भी वो एकदम खड़ा हुआ है वो कैसल। ठीक है,
Power is gone which nothing can be stored. A deep distress hath humanized my soul. ये लाइन इसमें है. He refers first to his stay near पील कैसल. वो पील कैसल के पास में रुका होगा तो उसको भी वो रेफर करता है. He praises the picture of Beaumont. वो ब्यूमाउंट की पिक्चर को भी प्रेज करता है. Who has depicted the sea in anger. जिसने सी को एंगर में दिखाया है. ज़्यादातर लोग उसकी खूबसूरती की बात करते हैं, कोई उसको वो नहीं दिखाता है. तो उसने एंगर को दिखाया है. The castle faces the storm. He learns the lesson of fortitude and patience. He also learns to sympathize, understand and humanity better. Not without hope we suffer and we mourn. ये भी important लाइफ है. Tragedy makes life richer. Death is a fact. The castle and storm becomes a symbol of reality and death. चलिए आगे पढ़ते हैं. She dwelt among the untrodden ways. ये एक लूसी पोयम का सेट ऑफ 5 पोयम्स है, 5 पोयम्स. ओके, तो इसमें इसके अंदर ये एक पोयम है, इसको हम पढ़ेंगे. तो इसमें लूसी की जो आइडेंटिटी है वो ठीक तरीके से बताई नहीं गई कि ये लूसी है कौन, आखिर क्या है, लड़की है लड़का, ये तो चलो थोड़ा सा अंडरस्टूड है, लेकिन फिर भी मतलब पूरी तरह से बताया नहीं गया कि वो कौन है, कैसे पोएट से रिलेटेड है, उसकी कौन लगती है, कहाँ रहती है. तो ये सारी चीज़ें नहीं बताई गई हैं. बस इतना बताया गया कि लूसी जो है वो नेचर की लैब में रहती थी. तो सी डाइज वेरी यंग, बहुत जल्दी मर जाती है. लीव्स द पोएट अलोन टू हिमसेल्फ, पोएट को अकेला छोड़ देती है. ही शेयर्स अबाउट लूसी, लूसी के बारे में बताता है. लूसी लिव्स अननोन लाइक अ वायलेट हाफ हिडन बाई अ मॉस कवर्ड स्टोन. सी इज एज फेयर एज ए स्टार, तारीफ की है. सी इज ब्रॉट अप इन द लैप ऑफ नेचर, उसको बड़ा किया गया किसमें, नेचर की लैप में. नेचर उसका कौन, टीचर है. नेचर सिखाती है उसको, मोटिवेट करती है क्या, अच्छा काम करने के लिए. एंड कंट्रोल्स हर फ्रॉम द, आगे देखते हैं, और उसको रोकती है इविल एक्शन, मतलब बुरे काम करने से. अनफॉर्चुनेटली, बहुत ही दुर्भाग्यवश है. सी डाइज यंग, कुछ लाइनें हैं. सी इज इन हर ग्रेव एंड ओह द डिफरेंस टू मी. अगली पोएम जो है वो भी हम पढ़ेंगे. ये भी जो है लूसी ग्रे की जो सीरीज है वहीं से ली गई है. 3 years she grew in sun and sober is one of the Wordsworth Lucy poem. It is composed in the Harz forest in Germany in 1799 but published in 1800. Lucy is the child of nature. नेचर शॉवर्स अपॉन हर ऑल द गिफ्ट्स. ये भी, इसमें भी वही सारी चीज़ें कही गई हैं. इसको मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ. वही सारा कहा जाता है कि जो लूसी है, लूसी नेचर की लैब में बड़ी हुई है और नेचर उसको बहुत कुछ सिखाती है. मतलब नेचर को ही प्रेज किया है कि कैसे अगर आप नेचर के पास रहेंगे तभी आपको इतना सारा सीखने को मिल सकता है. ये लाइन्स आप एक बार पॉज करके देखना. अब हम आगे बढ़ेंगे. अगली जो हमारी पोयम है लूसी ग्रे. तो लूसी ग्रे क्या है, ये लूसी सीरीज की पोयम नहीं है, नाम से कंफ्यूज मत होना. जो 5 पोयम का सेट था ये उनमें से नहीं है, ठीक है. चलिए, ये क्या है, इसमें एक लूसी ग्रे बच्ची है, वर्ड्सवर्थ की पोयम है. तो सी सफर्स अ पैथेटिक डूम. सी इज विदाउट मेट एंड कॉमरेड. सी लिव्स ऑन द मूर. वो मूर पे रहती थी. फादर उसको कहते हैं कि वो टाउन चली जाए, लैंटर्न ले ले. स्टॉर्मी नाइट होने वाली थी, फिर भी वो जाती है, लैंटर्न लेती है और जाती है. द स्टॉर्म कम्स बिफोर इट्स टाइम. लेकिन जो स्टॉर्म है वो जो है वो पहले ही आ जाता है, पहले ही आ जाता है, मतलब जो समय था उससे पहले ही आ जाता है. सी फेल्स टू रीच द टाउन. वो शहर ही नहीं पहुंच पाती है. पेरेंट्स जो है वो उसके सर्च करते हैं एंड फॉलो द प्रिंट ऑफ लूसीज फीट. और लूसी के जो पैरों के निशान हैं उनको फॉलो करते हैं. अब वो नहीं है. सी इज नो मोर, पता नहीं कहाँ गई, नहीं मिलती है वो उन्हें. दे कम टू द ब्रिज. वो ब्रिज पे आते हैं. फुटमार्क वहाँ पे अब नहीं थे. सम पीपल बिलीव डैट, कुछ लोग ऐसा बिलीव करते हैं कि लूसी जो है एक लिविंग चाइल्ड है, अब भी जिंदा है. सी सिंग्स अ सॉलिटरी सॉन्ग एंड नेवर लुक्स बिहाइंड. वो गाना गाती है और कभी भी पीछे नहीं देखती है. ओवर रफ एंड स्मूथ सी ट्रिप्स अलोंग एंड नेवर लुक्स बिहाइंड एंड सिंग्स अ सॉलिटरी सॉन्ग दैट whistles इन द विंड. चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं द थॉर्न को. थॉर्न क्या है, एक वर्ड्सवर्थ का लिरिकल वैलेट में जो पब्लिकेशन था उसमें ये पब्लिश हुई थी. ये एक स्टोरी ऑफ अ वुमन हु इज लवर बिट्रेज हर फॉर अनदर वुमन. द वुमन बिकम्स मैड एंड व्हेन द लवर मैरिज अनदर वुमन. जो वुमन है वो पागल हो जाती है जब जो उसका लवर है वो दूसरी वुमन से शादी कर लेता है. एक बच्चा होता है उसका, लेकिन कोई नहीं जानता है वो मर जाता है बच्चा. किसी को नहीं पता होता है कैसे वो मरता है. इट इज़ बिलीव, ऐसा बिलीव किया जाता है कि उसको वरी किया गया है अंडर अ लिटिल माउंड बाई एन एंशिएंट थॉर्न ट्री. एक थॉर्न ट्री है, उसके नीचे एक छोटा सा माउंड है, टीला है, उसके नीचे उस बच्चे को वरी कर दिया गया है. ब्लेजर जो हैं वो जाते हैं, उसको डिग करते हैं और चाइल्ड्स के रिमेन्स को देखते हैं, लेकिन जो ग्रास है वो माउंट पे हिलने लगती है. सीम्स टू शेक. होता क्या, उसके बाद ब्लेजर्स जो हैं वो डर जाते हैं. तब जो मैड वुमन है, वो जो पागल हो जाती है औरत, कंटिन्यूज टू सिट अंडर द थॉर्न ट्री. वो उस थॉर्न ट्री के नीचे बैठी रहती है. सी कंटिन्यूज क्राइंग ओ मिजबी. ये ध्यान रखना, ठीक है. ये इस जो पोयम है इससे ये लाइन्स हैं. डैट आई हैव हर्ड
आई हैव हर्ड अ क्राई ओ मिजवी ओ मिजवी ओ वो इज मी ओ मिजवी। ठीक है, ये ध्यान रखना ये लाइन्स। द पोएट यूजेज द थॉर्न ट्री द पॉन्ड एंड द मोन्ड एज द सिंबल ऑफ नेचर। द स्टोरी इज नवेटेड बाई एन ओल्ड सी कैप्टन। किसके द्वारा नवेट की गई, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। ओल्ड सी कैप्टन of the neighborhood. The thorn is vision of desolation and alienation. The mound is an image of nature's tenderness to man. आगे देखते हैं लंदन 1802। अच्छा, इस पोएम को मैं आपको ऐसे ही एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। लंदन 1802 क्या है, ये इन्होंने मिल्टन के लिए लिखी थी। मिल्टन की प्रेज में ये पोएम लिखी थी। मिल्टन को वो याद करते हैं। ठीक है, तो इसकी कुछ लाइंस हैं और बताते हैं कि जो ब्लैंक वर्स है वो कैसे उनके हाथ में आके क्या बन गई थी, एक ट्रम्पेट बन गई थी। ठीक है, तो इसमें ये इसका जो सबटाइटल है वो आपको ध्यान रखता है, टू लंदन 1802। एक बार आप अपने आप देख लेना, मैं थोड़ा सा पॉज कर दे रहा हूँ। इसमें कुछ भी ऐसा बताने को नहीं है, जो बताया जाए आपको, जो भी चीज़ है वो मैंने आपको शॉर्ट में बता दी। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इसमें कुछ लाइनें हैं वो इंपॉर्टेंट है, वो पूछी जाती हैं। ठीक है, मिल्टन दाउ शुडेस्ट बी लिविंग एट दिस और इंग्लैंड हैथ नीड ऑफ दी सी इज अ फेन ऑफ स्ट्रेंज वो स्टैगनेंट वाटर्स वी आर सेल्फिश मैन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी गई है। वी आर सेल्फिश मैन और एज अस अप रिटर्न टू अस अगेन दाई सोल वॉज लाइक अ स्टार एंड वर्ल्ड पार्ट। ये भी बहुत पूछी गई है। ये सारी लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना प्लीज, बहुत ज़्यादा एग्जाम में आएंगे। आगे पढ़ते हैं कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिनिस्टर ब्रिज। ये जो है वो वर्ड्सवर्थ की सोनेट है। पोएट जो है बहुत ज़्यादा इससे टच्ड हैं। जो ब्यूटी ऑफ लंदन है, एवरीथिंग लुक्स ब्यूटीफुल अंडर द स्मोकलेस स्काई। वो कहते हैं कि जो साफ आसमान है उसके नीचे कितनी खूबसूरत दिख रहा है पूरा शहर। पोएट जो है ही हैज़ नेवर सीन सच ब्यूटी एंड कामनेस इन वैली वॉक्सफॉर हिल। उन्होंने इतनी जो अच्छी ब्यूटी है वो कभी काम मतलब वैली वॉक्सफॉर हिल की कामनेस में भी नहीं देखी। देयर इज कामनेस ऑल अराउंड, पूरा चारों जगह शांति है। द ग्रेट सिटी अपीयर्स टू बी स्लीपिंग। ऐसा लग रहा है जो इतना बड़ा शहर है वो सो रहा है। नेवर सॉ आई नेवर फेल्ट अ काम सो डीप। ये लाइन है, याद रखना। द राइम ऑफ द पोएम इज, ये लाइन या राइम है जो वो आपको याद रखनी है। तो ये कैसी है, इस राइम को देख के बता सकते हैं ये कैसी है। पेट्रार्कन सोनेट है, क्योंकि ये इसमें एक ऑक्टेट है और ये क्या है, सेस्टेट है। यही तो होती है ना पेट्रार्कन सोनेट। शेक्सपियरियन सोनेट क्या होती है, उसमें क्या होते हैं, 3 आपके क्या होते हैं, क्वार्टेन होते हैं और एक एंड में कपलेट होती है। ठीक है, he has presented a beautiful contrast between the commercial character of the city during the day with the peaceful look in the early morning। तो उसने पूरे करेक्टर को कंट्रास्ट किया है, जो जैसे कि दिन में दिखती है सिटी और अर्ली मॉर्निंग में एकदम शांत है और उसके बाद दिन में इतनी बिजी हो जाती है, तो उस करेक्टर को कंट्रास्ट किया है। द रिवर glideth at his own street bill, dear God, the very houses seem asleep and all the mighty heart is lying still। ठीक है, आगे देखते हैं रूथ। रूथ के बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। जो रूथ है ये वर्ड्सवर्थ की पोएम है। इसका अल्टरनेटिव टाइटल है द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर। तो रूथ एक बैकग्राउंड गर्ल है। ठीक है, मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। रूथ क्या एक बैकग्राउंड गर्ल है और इसको एक अमेरिकन यूथ जो है वो डंप कर देता है। तो इसी में पूरा दिखाया गया है। इसको हम एक बार चलो कहानी देख ही लेते हैं। नहीं बताता हूँ, मतलब शॉर्ट में नहीं बताता हूँ, डिटेल में एक्सप्लेन कर देते हैं। सी हैज लॉस्ट हर मदर, उसने अपनी माँ को खो दिया है। उसके फादर जो है मैरिज अ सेकंड वाइफ। सी वॉन्डर्स ओवर हिल्स एंड डेल्स व्हेन सी ग्रोज अप, जब वो बड़ी होती है। सी गिव्स हर हैंड टू अ वाइल्ड अमेरिकन यूथ, वो एक अमेरिकन यूथ को अपना हाथ दे देती है। लेकिन ये जो अमेरिकन यूथ है वो वायलेंट मैनिफेस्टेशंस ऑफ नेचर से इंस्पायर्ड है, मतलब डार्क साइड ऑफ नेचर से इंस्पायर्ड है। ठीक है, ही लूजेज ऑल सेल्फ कंट्रोल एंड द नोबलर एस्पिरेशंस ऑफ द सोल। उसका सारा सेल्फ कंट्रोल और जो भी उसमें नोबल एस्पिरेशंस होती हैं वो सब चली जाती हैं। ही बिकम्स अ स्लेव टू लॉर्ड जायस। ठीक है, वो लॉर्ड जायस का क्या बन जाता है, स्लेव बन जाता है। कौन, ये अमेरिकन यूथ। ठीक है, हिज बेटर माइंड इज बैनिश्ड, उसका जो अच्छा खासा जो दिमाग था वो कैसा हो जाता है, बैनिश हो जाता है और वो रूथ को छोड़ के कहाँ चला जाता है, अमेरिका चला जाता है। रूथ लूजेज हर सेंसेस, और इससे रूथ क्या होता है, वो पागल हो जाती है। सी इज कन्फाइंड टू अ लुनेटिक असाइलम, वो एक लुनेटिक जो पागलों के लिए असाइलम है उसमें उसको बंद कर दिया जाता है। उससे वो रिकवर होती है। उसके बाद इन सारी चीज़ों से गुजरने के बाद वो कहाँ सेल्टर लेती है, ऑन द बैंक्स ऑफ द टोन। सी गेट्स द सॉलेस फ्रॉम द काम एस्पेक्ट्स ऑफ द नेचर, और उसके बाद जो काम एस्पेक्ट होते हैं नेचर के उनसे उसे क्या मिलती है, तसल्ली मिलती है, सांत्वना मिलती है। सी सेट्स अप लिटिल टॉय वाटर मिल्स ऑन द हिल साइड एंड फील्स हैप्पी एज सी यूज्ड टू डू इन हर चाइल्डहुड डेज। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि वर्ड्सवर्थ इसमें भी वही मैसेज दे रहे हैं कि अगर आप कभी भी परेशान हैं, दुखी हैं, तो आपको शांति कहाँ मिलेगी, नेचर की गोद में ही मिलेगी। ओके, आगे देखते हैं। टू अ स्काईलार्क,
टू अ स्काईलार्क जो है वो भी वर्ड्सवर्थ की पोयम है। ये 1825 में लिखी गई थी, पब्लिश हुई थी 1827 में। पोएट जो है वो प्रेजेंट करते हैं बर्ड के करेक्टरिस्टिक को, ठीक है। स्काईलार्क एक बर्ड होती है, उसके बारे में ये बताते हैं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। आप इसको पढ़ लेना अपने आप ही पढ़ लेना इसको, बस ये लाइन्स ध्यान रखना, एक बार देख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पेट्रार्कन सोनेट है, पूछा गया है, ठीक है। मुझसे जब मैं इंटरव्यू देने गया था तब भी मुझसे पूछा गया था कि ये सोनेट जो है वो कैसी है, पेट्रार्कन है या शेक्सपियर है। तो आगे देखते हैं। ये क्रिटिसिज्म है किसका, मेटेरियलिस्टिक आउटलुक, जो वर्ल्ड का मेटेरियलिस्टिक, हर कोई पैसा कमाने में लगा है, ठीक है। नेचर जो है उसको कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। लोग जो है वो मतलब उस समय इंग्लैंड में क्या था, जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन था वो अपनी चरम सीमा पे था। तो जो वर्ड्सवर्थ हैं वो उसी को क्रिटिसाइज करते हैं कि लोग आजकल इसी में लग गए हैं, नेचर की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। गेटिंग एंड स्पेंडिंग हैव बिकम द चीफ कंसर्न, कमाना और खर्च करना यही लोगों की जिंदगी का मकसद रह गया है। पीपल हैव गिवन देयर हार्ट एंड सोल टू द परस्यूट ऑफ मनी, लोग पैसों के पीछे भाग रहे हैं। दे डू नॉट अप्रिसिएट द ब्यूटी ऑफ नेचर, वो नेचर की ब्यूटी जो है उसको अप्रिसिएट नहीं करते हैं। पोएट लाइक्स टू बी अ पागन, वो कहता है इससे अच्छा तो पोएट जो है वो पागन हो जाए। पागन पागन कौन होते हैं, और ये क्रिश्चियंस जो है वो जो पुराने टाइम में जो ग्रीक मैथोलॉजी होती थी या नॉर्स मैथोलॉजी है, इसमें थॉर वगैरह आपने सुना होगा, ओडिन थॉर, तो वो कहता है इससे अच्छा तो वो पागन हो जाए। पागन और जो देवी देवता होते हैं इनके, समुद्र का देवता, पानी का, हवा का, ठीक है, तो वो उनको भी प्रेज करता है। डेट ही इस वो क्या कहता है कि इसके सारे वो क्या है, कम से कम नेचर के टच में तो रहेगा। द सोनेट हैज़ द राइमिंग स्कीम ऑफ ए बी बी ए बी बी ए, ये राइमिंग स्कीम है, ठीक है। ये भी क्या है, इसमें ये ऑक्टेव है और ये सेस्टेट है, तो ये कैसी है, पेट्रार्कन है। पोएट दो गॉड को भी मेंशन करता है, ये ध्यान रखना, टू सी गॉड को मेंशन करता है। एक प्रोटियस होता है, एक ट्राइटेन होता है, ट्राइटॉन होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन्स है, हालांकि इस पूरी सोनेट की लाइन ही इंपॉर्टेंट है, एक बार पढ़ लेना, छोटी सी सोनेट है, 14 लाइन्स है, आप गूगल करना और पढ़ लेना इसको, ठीक है। आगे देखते हैं। इस्कॉन नॉट द सोनेट, ये कहते हैं सोनेट को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा था, तो ये कह रहे हैं कि सोनेट को क्रिटिसाइज ना किया जाए, उस पर इन्होंने एक पोयम लिखी है, इस्कॉन नॉट द सोनेट। तो ये कब पब्लिश हुई थी, 1827 में। वर्ड्सवर्थ जो है सोनेट को एज अ पोइटिक फॉर्म प्रेज करते हैं, वो कहते हैं क्रिटिक्स से कि सोनेट को स्कॉन ना करें, ठीक है। शेक्सपियर हैज रिवील्ड हिज पर्सनल फीलिंग्स थ्रू द सोनेट, उन्होंने इसमें अपनी पर्सनल फीलिंग जो है, शेक्सपियर ने सोनेट के थ्रू अपनी पर्सनल फीलिंग्स को रिवील किया था, कम से कम उसकी तो इज्जत करो। पेट्रार्क ने अपना जो डिसअपॉइंटमेंट था लव में लॉरा के लिए, वो एक्सप्रेस किया था। इसके अलावा वो टासो, कैम्यूअन्स, डांटे, स्पेंसर, मिल्टन, सबकी बात करते हैं कि इन सब ने सोनेट के थ्रू अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया था। तो सोनेट बुरी कैसे हो गई जब इतने ग्रेट पोएट्स ने सोनेट से अपनी चीज़ें एक्सप्रेस की हैं, ठीक है। तो वो सोनेट को कहते हैं कि ये एक फोर्सफुल मीडियम है किसका, एक्सप्रेशन का। सोनेट इज रिमार्केबल फॉर इट्स कॉम्पैक्टनेस के लिए, मतलब एक छोटी सी पोएम होती है, उसमें एक पोएट बहुत कुछ कह जाता है, ठीक है। तो इसके लिए ये रिमार्केबल है। दिस पोएम हैज बिकम ए हिस्ट्री ऑफ द सोनेट इन मिनिएचर, तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपको ध्यान रखनी है। विद द की शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हार्ट व्हेन अ डैम फेल राउंड द पाथ ऑफ मिल्टन इन हिज हैंड द थिंग बिकम ए ट्रम्पेट, ये इसी में कहा है, ठीक है। मिल्टन के हाथ में सोनेट के लिए कहा है कि ये इनके हाथ में क्या बन गई, एक ट्रम्पेट बन गई। वैन सी ब्लू सोल एनिमेटिंग स्ट्रेन्स एलएस टू फ्यू, ठीक है। शायद मैंने कहीं पे पहले ब्लैंक वर्स कह रखा था, तो इन्होंने ये ट्रम्पेट वाली चीज़ किसके लिए गई है, सोनेट के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं। आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड, ये इसका सबटाइटल डैफोडिल्स है, इसको आप ध्यान रखना। ये भी 1802 में कंपोज की गई, 1807 में पब्लिश की गई। तो ये वर्ड्सवर्थ की कौन सी थ्योरी को फॉलो करती है कि इट इज़ बेस्ड ऑन एक्चुअल ऑब्जर्वेशन, ये एक्चुअल ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस पे बेस है। इसमें पोएट जो है वो एक क्लाउड की तरह अकेले ऐसे इधर उधर घूम रहे थे। देन ही सीज अ लार्ज नंबर ऑफ डैफोडिल्स, इसके बारे में डैफोडिल फ्लावर्स होते हैं जो इनको दिखते हैं बाय द साइड ऑफ अल्स वाटर लेक। दीज फ्लावर्स लुक लाइक द स्टार्स साइन कॉन्स्टेंटली इन द स्काई इन द फॉर्म ऑफ मिल्की वे, ये सितारों की तरह लग रहे थे जो हमेशा चमकते रहते हैं, किसमें, द वेव्स ऑफ द लेक डांस साइड बाई साइड, जो लेक की वेव है, जो अल्स वाटर लेक की जो पानी की लहरें हैं, वो ऐसा लग रहा था कि डैफोडिल्स के साथ डांस कर रही हैं। ही सीज देम कंटिन्यूअसली, वो उनको लगातार देखता रहता है। एंड प्रिजर्व्स द मेमोरी, उस मेमोरी को प्रिजर्व कर लेता है। द साइड ऑफ द डैफोडिल्स इज इम्प्रिंटेड ऑन हिज माइंड, उस वो जो पूरा नज़ारा है उसके दिमाग पे छप जाता है। वैन ही लिप्स अ बैकेंट और इन पेंसिव मूड, फिर से कहता है जब वो किसी उदास मन में होता है तो उस सीन को याद करता है, ऐसा टिंटव नेबे में उसने कहा था, और इससे उसको प्लेजर मिलता है, ठीक है। तो इसमें आप देख लो एक बार, ये लाइन्स जो है वो
इंपॉर्टेंट हैं, अच्छी लाइन्स हैं, पढ़ते हैं इनको। आई गेफ्ट एंड गेफ्ट बट लिटिल थॉट व्हाट वेल्थ द सो टू मी हैड ब्रॉट। For often when on my couch I lie, in vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye which is the bliss of solitude, and then my heart with pleasure fills and dance with the daffodils। तो ये लाइन्स है। इसके बाद जो अगली है, ये आखिरी पोयम है आज की जो हम पढ़ेंगे, द टेबल टर्न। टेबल टर्न जो है ये लिरिकल बैलेड में आई थी, 32 लाइन्स हैं, 8 स्टेंजा में। ये प्रमोट करती है नेचर को एज अ बेस्ट टीचर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेचर को क्या कहती है, टीचर। तो ये कहती है कि बुक किताबें उताबें पढ़ने से अच्छा क्या है, नेचर से सीखो, लर्न फ्रॉम नेचर। इट मेक्स अ कंपैरिजन ऑफ द सिटी लाइफ विद नेचुरल लाइफ। सिटी लाइफ का कंपैरिजन किससे करते हैं, नेचुरल लाइफ से। एंड द नोशन ऑफ करप्शन एंड प्योरिटी आर सोन इन कंट्रास्ट। जो प्योरिटी और करप्शन है उसको कंट्रास्ट में दिखाया गया है। पोएट जो है वो कहता है कि ए मैन कैन लर्न मोर फ्रॉम, थोड़ा सा सही करते हैं इसको, अ मैन कैन लर्न मोर फ्रॉम नेचर देन अ बुक। वो कहता है बुक से ज़्यादा तो इंसान नेचर से सीख सकता है, ठीक है। एन इवनिंग सीन ऑन द सेम सब्जेक्ट इज द सबटाइटल ऑफ दिस पोएम, ये ध्यान रखना। एन इवनिंग सीन ऑन द सेम सब्जेक्ट, किसका सबटाइटल है, द टेबल टर्न का। तो ये एडवर्स है, और किसको एडवर्स है, मैथ्यू को। ये भी ध्यान रखना, पूछा जाता है। जो क्या है, एक बुक वॉर्म में किताबी कीड़ा है, इसीलिए उससे कहते हैं कि नेचर से सीखो, किताबों से ज़्यादा कौन सिखा सकता है, नेचर। द पोएट टर्न्स द टेबल, पोएट टेबल टर्न कर देता है, एंड मेक्स अ कॉन्फ्रंटेशन। He requests his friend to quit his books. He asks him to clear his looks. He asks him to come to nature। ठीक है। तो ये जो है, ये लेट नेचर बी योर टीचर, बहुत ही फेमस है, ये लाइन पूछी जाती है। और ये जो है, ये पूरी सारी लाइनें ये आपको याद रखनी है, ठीक है। अच्छी लाइन है, एक बार आप पॉज करके पढ़ लेना। फिर से मैं बता रहा हूँ, मेरा जो पेड बैच है वो चल रहा है टीजीटी पीजीटी का। आप ज्वाइन करने के लिए मुझे मैसेज कर सकते हैं, और इसमें आपको लिटरेचर प्लस ग्रामर का कंटेंट जो है वो कवर कराया जाएगा। सो ऐसे ही हम एस के रोरा तो हम कवर कर ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा जो बहुत सारी चीज़ें रह जाती हैं वो हम उस पेड बैच में कवर कर रहे हैं। तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू। चैनल को यार सब्सक्राइब कर देना, बहुत मेहनत लगती है वीडियोज़ को बनाने में। थैंक